सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। व्याकरण प्रश्नोत्तरी के 7वें भाग में आज हम इस वीडियो में तद्धित प्रत्ययों से संबंधित मुख्यतः 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कृत प्रत्ययों के विषय में बात की थी। कुछ कॉमन जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रत्यय से संबंधित वो भी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञा और संधि प्रकरण को हम पहले देख चुके हैं। साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, और उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक है जहां से आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। जो प्रश्नोत्तरी से संबंधित प्रश्न हैं, चाहे वो साहित्य प्रश्नोत्तरी से संबंधित हो या व्याकरण प्रश्नोत्तरी से, वो एक प्रश्नोत्तरी नाम की ही प्लेलिस्ट है, उससे आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए नहीं हैं और आपको इस विषय में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार हम चैनल पर अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। सारे विषय हमने पढ़ लिए हैं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहां से आप संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आपको फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। इनके अतिरिक्त काव्यशास्त्र, अलंकार, छंद, ट्रिक्स, टेस्ट सीरीज, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है जहां से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए नहीं हैं और आप पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप होम पर जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर दिखेंगी, या फिर ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला और इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का 201वां प्रश्न है, गह संज्ञकौ प्रत्ययौ कः। घ संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं? त, तवतु, क्षत्री, शानच, तरप, तमप, ईयसुन या इष्ठन। तो घ संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है किसको? तरप और तमप को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। उनमें से त और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है, इसके विषय में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। क्षत्रिय और शानच की सत संज्ञा होती है, इनको सत कहा जाता है। और तरप और तमप हो जाएंगे घ। तो ये आपको ध्यान रखना है संज्ञाओं से संबंधित। अगला प्रश्न है, द्विवचन विभज्य उपपदे खाली स्थान रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरु। द्विवचन जहां पर दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, दो में से किसी एक की श्रेष्ठता का निर्धारण करना हो, वहां पर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तरप, तमप, ईयसुन या फिर तरप और ईयसुन दोनों। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न आपको आपकी लापरवाही की वजह से गलत हो सकते हैं। अगर आपने ये प्रश्न पढ़ा, आप समझ गए और आपने पहले सीधा देखते ही तरप ऑप्शन देखा फर्स्ट नंबर पर और इसको सही टिक कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दो में से किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण के लिए तरप के साथ साथ ईयसुन प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसलिए आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसके सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। 203वां प्रश्न है, अनेकेषु श्रेष्ठताया निर्धारणे कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगम क्रियते। अनेकों में किसी एक की श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तरप, तमप, इष्ठन या फिर तमप इष्ठनौ। अब देखिए, यहाँ पर तमप में और इष्ठन में संधि हुई है और संधि होकर तमप इष्ठनौ शब्द यहाँ पर बना है। तो कौन सी संधि इसमें हुई है? बहुत ही डिटेल में अच्छे प्रकार से अलग अलग तरीकों से संधि के विषय में हम चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो ये कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि तमप और इष्ठन इन दोनों में इस शब्द में कौन सी संधि यहाँ पर हुई है। और अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें कि अनेकों में श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा तमप और इष्ठन दोनों ही। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 204वां प्रश्न है, मतुप वतुप प्रत्यय कस्मिन अर्थे प्रयुज्यते। मतुप और वतुप प्रत्यय जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तस्य भावः अपत्य अर्थे, तद अस्य अस्ति, तदस्मिन् अस्ति वा, या को अपि न।
तो मतुप और वतुप प्रत्यय बुद्धिमान, बुद्धि, श्रीमान इस प्रकार का जो अर्थ देता है, क्या देता है, उस वाला। इस अर्थ में मतुप और वतुप प्रत्यय तद अश्य अस्ति और तद अस्मिन अस्ति वा, इन दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 205वां प्रश्न है तल प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। तल प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तस्य भावः, तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन् अस्ति, या फिर अपत्य अर्थे। तो तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तस्य भावः, उसका भाव, बुद्धिमानी का भाव, मूर्खता का भाव। तो वहाँ पर मूर्खता का भाव, मूर्ख, इस प्रकार के अर्थ में जब मूर्ख शब्द के साथ तल प्रत्यय प्रयुक्त होगा तो पद बनेगा मूर्खता। तो किस अर्थ में तल प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तस्य भावः अर्थ में। 206वां प्रश्न है अधोलिखितेषु केन प्रत्ययेन निर्मिता शब्दा नित्य स्त्रीलिंगे भवन्ति। निम्नलिखित में से किस प्रत्यय से बने हुए शब्द नित्य रूप से स्त्रीलिंग होते हैं? तरप, तमप, मतुप या फिर तल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तल प्रत्यय से बने हुए शब्द नित्य रूप से स्त्रीलिंग होते हैं और इनके अंत में आपको ता दिखाई देगा, जैसे मूर्खता, बंधुता, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। 207वां प्रश्न है बंधुता अस्मिन् पदे तल प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। बंधुता इस पद में तल प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, हमने पिछले प्रश्न में बात की थी कि तल प्रत्यय तस्य भावः अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष नियम है तल प्रत्यय के संबंध में कि गज, सहाय, ग्राम, जन, बंधु इत्यादि शब्दों के साथ तल प्रत्यय किसी दूसरे अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। वो दूसरा अर्थ क्या है? तस्य समूह, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो बंधुता जो शब्द है उसमें बंधु शब्द के साथ तल प्रत्यय तस्य समूह अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ना कि तस्य भावः। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तल प्रत्यय के विषय में भी हम पूर्व में डिटेल में पढ़ चुके हैं। संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से आप इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेकंड ग्रेड में भी हमने इसको पढ़ा है और ट्रिक्स भंडार में भी आपको ये वीडियो मिलेगा। तो आप किसी भी वीडियो की मदद से अपने इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, क्या शेष रहता है, किस प्रकार के शब्द उससे बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 208वां प्रश्न है तस्य विकारः तस्य अवयवः च अर्थे कः प्रत्यय प्रयुज्यते। तस्य विकारः और तस्य अवयवः, इन अर्थों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? मतुप, इन, मयट या फिर इमनिच। तो अवयव और उसका विकार, इस अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 209वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु कः प्रत्ययः धातुभिः सह अपि प्रयुज्यते। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय धातुओं के साथ भी प्रयुक्त होता है? तमप, तरप, द्वौ एव या फिर कोऽपि न। तो देखिए, तमप और तरप ये दोनों कैसे प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय हैं, शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब हमने तमप और तरप को पढ़ा था तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये दोनों ही प्रत्यय धातुओं के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं। लेकिन धातुओं के साथ जब ये प्रयुक्त होते हैं तो इनके साथ एक और प्रत्यय लग जाता है आम करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तद्धित प्रत्ययों में जो तमप और तरप हैं ये धातुओं के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द्वौ एव, दोनों ही, ऑप्शन नंबर 3। 210वां प्रश्न है द्वयोः मध्ये श्रेष्ठताया निर्धारणे मात्र गुणवाची शब्दैः सह प्रयुज्यते। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि दो में से एक की श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए तरप और इयसुन इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि दो के मध्य जब श्रेष्ठता का निर्धारण करना हो और गुणवाची शब्द हो, केवल मात्र गुणवाची शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तरप, इयसुन, इष्ठन या फिर तरप और इयसुन दोनों। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जहाँ पर दो के मध्य श्रेष्ठता का निर्धारण करना हो और वो जो शब्द हो वो गुणवाची हो, वहाँ पर इयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर तरप भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि तरप नहीं होगा, लेकिन इयसुन केवल मात्र गुणवाची शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है।
इससे संबंधित अगर आप अच्छे से और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से आप तरप और येसुन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। 211वां प्रश्न है, गो प्लस मतुप इत्यत्र निष्पन्नम पदम स्यात्। गो शब्द में मतुप प्रत्यय होकर क्या पद बनेगा? गोवान, गोमान, गोमानः या गोवानः। तो यहाँ पर जो सही शब्द होगा, सही ऑप्शन होगा वो होगा गोमान। इस प्रकार का हलंत से युक्त मान शेष रहने वाला पद आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 212वां प्रश्न है, ज्ञान प्लस मतुप इत्यत्र पदम स्यात्। ज्ञान शब्द से मतुप प्रत्यय होकर क्या पद बनता है? ज्ञानमान, ज्ञानवान, ज्ञानवानः या फिर ज्ञानमानः। तो यहाँ पर जो सही पद होगा वो होगा ज्ञानवानः। जो अकारांत शब्द होते हैं उनसे जब मतुप प्रत्यय होता है तो वहाँ पर म को व हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए वहाँ पर आपको अंत में वान दिखाई देगा, जबकि अगर अकारांत के अतिरिक्त है जैसे गो है तो गो में ओकारांत ये शब्द है, जब इसके साथ मतुप लगेगा तो म को म ही रहेगा, गोमान। इस प्रकार के शब्द बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर मान शेष रहता है और कहाँ पर वान शेष रहता है। 213वां प्रश्न है, बुद्धिमति इत्यत्र कः प्रत्ययः। बुद्धिमति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इतच, इनि, णिनि या फिर मतुप। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में स्त्रीलिंग का पद बुद्धिमान के साथ बन जाता है। बुद्धि शब्द के साथ स्त्रीलिंग में जब मतुप प्रत्यय प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर पद बनता है बुद्धिमति। और यहाँ पर मूलतः प्रत्यय कौन सा है? मतुप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रभुता इत्यत्र कः प्रत्ययः। प्रभुता पद में कौन सा प्रत्यय है? तल, त्रिच, ता फिर या इतच। तो यहाँ पर प्रभु शब्द के साथ अंत में हमको ता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तल प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होएगा। हालांकि त्रिच में भी ता दिखाई देता है, लेकिन त्रिच धातुओं के साथ होता है, शब्दों के साथ नहीं होता। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ता नाम का कोई प्रत्यय होता ही नहीं है संस्कृत में। इतच में अंत में इतः दिखाई देगा, जैसे पिपासितः, बुभुक्षितः। तो इतः अंत में दिखाई देगा, वहाँ पर इतच होगा। लेकिन यहाँ पर हमको केवल मात्र ता या उता इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तल प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 215वां प्रश्न है, दरिद्रस्य भावः इत्यर्थे दरिद्र शब्दतः कः प्रत्ययः। दरिद्रस्य भावः, दरिद्रता का भाव, इस अर्थ में दरिद्र शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? मयट, अन, अच या फिर तल। तो यहाँ पर तस्य भावः इस अर्थ में तल प्रत्यय प्रयुक्त होगा और शब्द बन जाएगा दरिद्रता। इस प्रकार से तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 216वां प्रश्न है, यशस् प्लस मतुप इत्यत्र निष्पन्नम पदम किम भवेत। यहाँ पर निष्पन्न पद क्या होना चाहिए? यशवान, यशमान, यशस्वी या फिर यशस्वान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यशस् से मतुप प्रत्यय होकर यशस्वान पद बनता है। 217वां प्रश्न है, यव शब्देन मतुप प्रत्ययम भूत्वा कः शब्दः निर्मीयते। यव शब्द से मतुप प्रत्यय होकर क्या पद बनता है, क्या शब्द बनता है? यववान, यवमान, यवमानः या फिर यवानः। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यवमान। ये एक अपवाद है, हालांकि अकारांत शब्दों के साथ म को व हो जाता है, लेकिन यवादी गण में जब मतुप प्रत्यय प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर म को व नहीं होता और म ही रह जाता है। तो ये एक स्पेशल नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यव शब्द के साथ जब मतुप प्रत्यय प्रयुक्त होगा तो पद बनेगा यवमान। मैंने इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर समाविष्ट किए हैं जो अलग तरीके के हैं, जहाँ पर कोई विशेष नियम है, क्योंकि सामान्य प्रश्न तो आप एक बार पढ़कर भी कर सकते हैं। जो ये विशेष शब्द हैं जिनमें कोई स्पेशल नियम है, ये ही परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहीं पर विद्यार्थी कॉमन कॉन्सेप्ट लगा देता है और उसका प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए मूलतः ज़्यादातर प्रश्न मैंने ऐसे ही रखे हैं जो अपवाद से संबंधित है। तो इन प्रश्नों को, इन शब्दों को आपको अच्छे से याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 218वां प्रश्न है,
किंवत शब्दे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? किंवत शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? शानच, तवतु, मतुप या फिर क्षत्रि? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मतुप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और नपुंसक लिंग में पद बनता है किंवत। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 219वां प्रश्न है, पठतीतराम अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? पठतीतराम इस शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, तो इसी वीडियो में इसका उत्तर छुपा हुआ है। पहले मैं आपको एक प्रश्न में बता चुकी हूँ। देखिए, अच्छे से आप शब्द को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर तर दिखाई आपको दे रहा है और उसके बाद आम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तरप प्रत्यय। लेकिन तरप प्रत्यय जब धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है तो उसमें आगे आम भी जुड़ जाता है, इसलिए पठती इस शब्द के साथ पहले तर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ और उसके साथ फिर आम प्रयुक्त हुआ। तो पठती तराम इस प्रकार का पद यहाँ पर बना है। और ये जो पठती तराम ये पद बनते हैं ये अव्यय हो जाते हैं क्योंकि इनके अंत में म है और मकारांत जो भी शब्द बनते हैं प्रत्यय लगकर वो मेजंत होने के कारण, मकारांत होने के कारण उनसे बने हुए शब्द अव्यय होते हैं। तो अर्थात इनके रूप किसी भी विभक्ति, वचन या लिंग में नहीं चलेंगे। इसी प्रकार का एकमात्र पद यहाँ पर बनेगा। तो मूलतः कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा है? तरप प्रत्यय। 220वां प्रश्न है, श्रेष्ठतमः पदे प्रयुक्तः प्रत्ययः कः? श्रेष्ठतमः पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तरप, तमप, तमः या फिर इतम? तो आराम से आप शब्द देखकर पहचान सकते हैं, यहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 221वां प्रश्न है, प्रेयान इत्यत्र कः प्रत्ययः? प्रेयान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मतुप, शानच, तवतु या फिर इयसुन? तो देखिए, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो है इयसुन। मतुप प्रत्यय यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर मतुप होता तो अंत में वान या फिर मान इस प्रकार दिखाई देता। वान और मान हमें नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर इयान है। पुल्लिंग में जब इसके रूप चलते हैं इयसुन में न की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है, स की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। तो इयस इस प्रकार से शेष रहता है, लेकिन जब पुल्लिंग में रूप चलते हैं तो इयान पद अंत में दिखाई देता है। तो प्र से इयान जब होता है तो गुण हो जाता है इन दोनों में और प्रेयान इस प्रकार का पद बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इयसुन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 222वां प्रश्न है, भूयिष्ठः अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? भूयिष्ठ पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत प्रत्यय, घाय प्रत्यय, इष्ठन प्रत्यय या फिर ठक प्रत्यय? तो जब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस पद को जब आप ध्यान से देखेंगे तो अंत में हमको इष्ट इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो बहु शब्द से जब इष्ट प्रत्यय लगता है तो बहु में परिवर्तन हो जाता है, भूय के रूप में हो जाता है और इष्ठन होकर भूयिष्ठ इस प्रकार का पद बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 223वां प्रश्न है, मृदिमा पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः? मृदिमा पद में क्या प्रकृति और प्रत्यय है? मृद धातु इनि प्रत्यय, मृद धातु इमनिच प्रत्यय, मृदु धातु मृदु शब्द या फिर इमनिच प्रत्यय या फिर मृदु शब्द और इतच प्रत्यय? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मृदु शब्द से इमनिच प्रत्यय होकर मृदिमा पद बनता है। यहाँ पर ये जो री है इसको गुण हो जाता है, आर हो जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर र हो जाता है, तो मृदिमा पद बनता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 224वां प्रश्न है, मधुरिमा पदे कः प्रत्ययः? मधुरिमा पद में कौन सा प्रत्यय है? टाप, चाप, इमा या फिर इमनिच? तो मधुर शब्द से इमनिच प्रत्यय जब होता है तो मधुरिमा इस प्रकार का पद बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 225वां प्रश्न है, धन प्लस इनि इत्यत्र पुल्लिंगे कः शब्दः भवति? धन शब्द से इनि प्रत्यय जब होता है तो पुल्लिंग में क्या शब्द बनता है? धनिन, धनी, धनिनी या फिर धनी?
तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, धनी। देखिए, धन में जब इनी लगेगा तो इनी में ये जो इकारांत है, इस इकारांत की संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है, इन इस प्रकार से शेष रहता है। तो धन से जब इन जुड़ेगा तो मूल शब्द जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, धनिन। जब पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे तो दंडी के समान चलेंगे, तो पुल्लिंग में हो जाएगा धनी। स्त्रीलिंग में जब इसके रूप चलेंगे तो धनिनी, इस प्रकार का पद होगा। और नपुंसक लिंग में बनेगा धनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं प्रत्यय जब प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार के 4 प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। 226वां प्रश्न है, मृन्मयम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तः। मृन्मयम शब्द में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? मृन पूर्वक मयम प्रत्यय, मृम पूर्वक मयम प्रत्यय, मृन पूर्वक मयट प्रत्यय, या फिर मृद पूर्वक मयट प्रत्यय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मृद पूर्वक। मृद का विकार, मिट्टी का विकार, मिट्टी से बना हुआ, इस अर्थ में मृद के साथ मयट प्रत्यय होकर और इधर दो को नकार हो जाएगा। ये किससे होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। दकार का नकार में परिवर्तन किस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, ये हम संधियों में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पाचक प्लस टाप इत्यत्र निष्पन्नम पदम स्यात्। पाचक शब्द से टाप प्रत्यय होकर क्या पद निष्पन्न होता है? पाचका, पाचिका, पाचीका या फिर पचीका। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पाचिका। यहाँ पर हो जाएगा। जो ककारांत शब्द होते हैं जिनके अंत में ककार होता है उनमें इट का आगम भी हो जाता है जब टाप प्रत्यय होता है तो यहाँ पर इट का आगम होकर पाचिका शब्द बन जाता है। 228वां प्रश्न है, शूद्रस्य पत्नी इत्यस्मिन् अर्थे शूद्र शब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायां कः प्रत्ययः भवति। शूद्र की पत्नी, इस अर्थ में शूद्र शब्द के साथ स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? नीश, नीप, टाप या फिर चाप। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नीस प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 1। जब पत्नी अर्थ होगा तो शूद्र के साथ गीश प्रत्यय होगा और पद बनेगा शूद्री। लेकिन यहाँ पर जब शूद्र जाति अर्थ होगा, शूद्र जाति की महिला, इस अर्थ में जब प्रत्यय लगेगा तो लगेगा टाप और शूद्रा पद बन जाएगा। तो शूद्रा पद का तात्पर्य है शूद्र जाति में उत्पन्न महिला, जबकि शूद्री का तात्पर्य है शूद्र की पत्नी। तो ये दोनों अंतर यहाँ पर होता है। जाति अर्थ में टाप प्रत्यय होता है शूद्र के साथ और पत्नी अर्थ में शूद्री होता है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 229वां प्रश्न है, चटक प्लस टाप इत्यत्र निष्पन्नम पदम स्यात्। चटक शब्द से टाप प्रत्यय होकर क्या पद बनेगा? चाटिका, चटिका, चटका या फिर चटीका। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। हालांकि ये नियम है कि जो ककारांत शब्द होते हैं जिनके अंत में ककार होता है उनसे जब टाप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में तो इट आगम हो जाता है, किंतु ये जो चटक शब्द है ये इसका अपवाद है। चटक के साथ जब टाप प्रत्यय होगा तो इट का आगम नहीं होगा और चटका पद यहाँ पर बन जाएगा। तो 229 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। 230वां प्रश्न है, धनिक शब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायां कः प्रत्ययः भवति। धनिक शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या प्रत्यय होगा? गीश, गीप, टाप या फिर चाप। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टाप प्रत्यय होकर धनिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में पद बन जाता है धनिका। 231वां प्रश्न है, कर्तृ शब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायां गीप प्रत्ययः भूत्वा कः शब्दः निष्पन्नम भवति। कर्तृ शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होकर क्या शब्द बनता है? कर्तृ, कर्तृ, कर्तृ या फिर कर्तरी। तो जो सही शब्द यहाँ पर बनेगा वो बनेगा कर्तरी, ऑप्शन नंबर 4। 232वां प्रश्न है, सीमन शब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायां कः प्रत्ययः भवति। सीमन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या प्रत्यय होता है? गीप, गीश, टाप या फिर डाप। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। सीमन में ये जो टी है इसका लोप हो जाता है और डाप का
आशेष रहता है और सीमा इस तरीके का पद स्त्रीलिंग में बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 233वां प्रश्न है कुमारी इत्यत्र केन सूत्रेण ङीप प्रत्ययस्य विधानम भवति। कुमारी इस शब्द में किस सूत्र से ङीप प्रत्यय का विधान होता है? ऋण्येभ्यो, ङीप, उगितश्च, द्विगो या फिर वयसी प्रथमे। तो यहाँ पर जो ङीप प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है वो है वयसी प्रथमे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 234वां प्रश्न है द्विगो इति सूत्रेण कस्य प्रत्ययस्य विधानम क्रियते। द्विगो सूत्र से किस प्रत्यय का विधान किया जाता है? टाप, डाप, ङीप या फिर ङीश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ङीप प्रत्यय का विधान द्विगु सूत्र से किया जाता है कि द्विगु समास होने पर जो अकारांत शब्द हैं उनसे ङीप प्रत्यय हो जाता है। 235वां प्रश्न है शम प्लस कितिन योगे शब्दः निर्मीयते। शम धातु से कितिन प्रत्यय होकर क्या शब्द निर्मित होता है? क्षंति, शांति, शांति या फिर क्षांति। तो यहाँ पर जो सही पद बनता है वो बनता है शांति। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 236वां प्रश्न है वद धातु घय प्रत्यय सति कः शब्दः निष्पन्नः भवति। वद धातु से घय प्रत्यय करने पर क्या शब्द निष्पन्न होता है? वादः, वदः, बाधः या फिर घातः। तो वद धातु से घय प्रत्यय होकर वादः पद बनता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 237वां प्रश्न है पूंग प्लस कित इत्यत्र निष्पन्नम पदम शाद। पूंग धातु से कत प्रत्यय होकर क्या पद बनता है? पूतः, पूनः, पवित्रः या फिर कोअपि न। तो यहाँ पर जो सही पद होगा वो होगा पूतः। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 238वां प्रश्न है क्री धातु से क्तिन प्रत्यय होकर क्या शब्द निर्मित होता है? कृति, कृति, कृति या फिर कृति। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा कृति। इसमें न की संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है, क की संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है, ती शेष रहता है तो इसका ती और क्री का क्री, इस प्रकार से यहाँ पर कृति पद बन जाता है। 239वां प्रश्न है युवती इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। युवती पद में कौन सा प्रत्यय है? क्तिन प्रत्यय, ङीप प्रत्यय, ङीश प्रत्यय या फिर ती प्रत्यय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यूनस्ती एक सूत्र है जो ये विधान करता है कि युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ती प्रत्यय होता है और वहाँ पर स्त्रीलिंग में पद बन जाता है युवती। तो यहाँ पर युवन शब्द से ती प्रत्यय होकर युवती शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है शारंग रवि इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। शारंग रवि पद में कौन सा प्रत्यय है? ङीप, ङीश, ङीन या फिर ई। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ङीन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 3, शारंगरव इत्यादयोः ङीनः। इस प्रकार का एक सूत्र है जो ये विधान करता है कि शारंगरव इस प्रकार के शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीन इस प्रकार का प्रत्यय होता है। ये जो प्रत्यय है ये होता है। तो आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समाविष्ट कर लिया है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। तो आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो इसके लिए आपको प्रत्यय से संबंधित जो पूर्व में अपलोडेड वीडियोज़ हैं चैनल पर उनकी मदद लेनी चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।